Hello, dear students. Let's continue with the chapter Our Environment. We have done biotic components and we have started with the abiotic components. We have studied water. Now let's see air. We know that all living organisms need air for survival because air contains oxygen, which is very important for respiration. And respiration, provides energy to all living organisms. So, air is very important. Air is a mixture of several gases. एयर में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन इज देयर, वेरी इंपॉर्टेंट. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं. हम लोग नाइट्रोजन थ्रू प्लांट्स या एनिमल फूड के थ्रू लेते हैं. प्लांट्स नाइट्रोजन ले सकते हैं. वी कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली. कार्बन डाइऑक्साइड भी है एयर में. दे आर इंपॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर. Plants and animals use oxygen for respiration. So respiration वो प्रोसेस होता है, बॉडी के हर सेल में रेस्पिरेशन होता है. सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, जो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करता है और एनर्जी रिलीज होती है. और ये एनर्जी, this energy is very important to carry out important functions of the body. Plants consume carbon dioxide for photosynthesis. दूसरा important part कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है. तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, यानी फूड की सिंथेसिस होती है. ठीक है. और फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन भी रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में. बिसाइड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस भी प्रेजेंट हो सकती हैं. वो हमारे लिए इतनी यूजफुल नहीं है हमारे लिए. ठीक है. मैनी बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड डस्ट भी प्रेजेंट होते हैं एयर में. क्लीन एयर इज एसेंशियल फॉर अवर हेल्थ. क्लीन एयर कौन सी होगी? मीन्स फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, उसको हम क्लीन एयर बोलेंगे. और जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज अच्छी हो, दैट विल बी क्लीन एयर, एज इट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन दैट इज़ नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ. क्योंकि क्लीन एयर में ऑक्सीजन होगा अच्छी परसेंटेज में और वो लाइफ को सस्टेन करता है, मेंटेन करता है. सो यू कैन से देयरफॉर एयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर इज लाइट. नेचुरल लाइट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय सन ड्यूरिंग द डे. डे टाइम में हमें सन से लाइट मिलती है और रात को मून से मिल जाती है. द मून, एज यू नो, ओनली रिफ्लेक्ट्स द सन्स लाइट. तो मून की अपनी लाइट तो होती नहीं है, सन की रिफ्लेक्शन है. सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट. कि जो अर्थ में जो लाइट हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज ड्यू टू सन. दिस नेचुरल लाइट इज used by the plants to grow and to prepare their food by photosynthesis. So life on earth is dependent on sunlight. क्योंकि सनलाइट की जो एनर्जी है दैट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट है ना, ऑफ द प्लांट्स. और ये प्लांट्स जो हैं इस सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं प्रिपेयर देयर फूड, है ना, प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. और ये जो फूड बनता है बाय फोटोसिंथेसिस, ये फूड प्लांट अपने लिए तो यूज़ करते हैं और बाकी ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट है ना, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, कोई और हैं, तो वो भी इसी फूड को हम कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली.
Now let's see, we are talking about the light. Light penetrates into the forest as well as into the water body. तो जंगल, घने जंगल होते हैं, उसमें भी लाइट क्रॉस कर ही रही है। पेड़ों को ऊपर मिल जाएगी लाइट, पेड़ों की जो ट्रीज की कैनोपीज होंगी, फिर नीचे भी जो हर्ब श्रब्स होते हैं, छोटे होते हैं हाइट में, तो लाइट पेनिट्रेट करके अवेलेबल हो ही रही है। और वाटर बॉडीज़ में भी ऐसी है। तो वाटर बॉडीज़ में भी सनलाइट जो है वो पहुंच रही है, लेकिन जितनी गहरी होगी वाटर बॉडी तो वहाँ सनलाइट भी कम पहुंचेगी। तो एक्वेटिक प्लांट्स यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक द अदर प्लांट्स। तो पानी में जो पौधे होते हैं उनको भी तो सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर यू कैन सी दिस क्वेश्चन, why are very few plants are able to survive in deep waters? बड़े गहरे पानी में कुछ ही तरह के प्लांट्स, कुछ खास एल्गस जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं सर्वाइव। सो व्हाई इट इज सो? द अमाउंट ऑफ लाइट जो है रीचिंग दीज प्लांट्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ वाटर। जितना गहरा कोई भी वाटर बॉडी होगी, लेक होगी या सी है, जितना गहरे लाइट वहाँ पहुँचेगी नहीं। जब लाइट नहीं पहुँचेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक, तो वहाँ एग्जिस्टेंस भी नहीं होगी फिर प्लांट्स की। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू लाइट इन डिफरेंट वेज। तो अलग अलग उनका बिहेवियर रहता है प्लांट्स एनिमल्स का लाइट के लिए। तो जैसे हैव यू सीन अ प्लांट कॉल्ड मॉर्निंग ग्लोरी, आइपोमिया मॉर्निंग ग्लोरी इसका कॉमन नेम। इट्स फ्लावर, डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, यू कैन सी द डायग्राम। द कॉमन फ्लावर है, आपने देखा होगा आसपास। इट्स फ्लावर्स ब्लूम आउट एट सनराइज, मॉर्निंग में तो ये खिल जाते हैं, एंड क्लोज डाउन आफ्टर सनसेट। सिमिलरली उसी तरह से इन सम प्लांट्स जो लीव्स होती हैं वो दिन में खुली होती हैं और रात को क्लोज हो जाती हैं, जैसे ट्यूलिप में, हिबिस्कस में। ट्यूलिप जो है बहुत सारे अलग अलग कलर्स के होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, बुके वगैरह बनाने में बहुत यूज़ होता है ट्यूलिप का। हिबिस्कस आपने देखा होगा, चाइना रोज़ है। तो इनकी जो लीव्स हैं वो डे में खुली हैं और रात को क्लोज हो जाती हैं। उसी तरह से द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन इन द मॉर्निंग। व्हाट हैपन्स? सनफ्लावर ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, इवनिंग में वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। जैसे जैसे सन जो है ईस्ट टू वेस्ट जाएगा वैसे वैसे सनफ्लावर भी आपने देखा होगा, उसका फेस जो है फ्लावर का वो सन की तरफ मूव करता रहेगा। नाउ एनिमल्स भी दे आल्सो शो वेरिएशंस in their behavior with the amount of light available to them. So most of the animals जो हैं they are active during the day। ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग भी डे में एक्टिव है, पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो डे में रेस्ट करते हैं और रात को बाहर निकलते हैं, जैसे रैट्स हैं, कॉकरोचेस हैं, आउल है ना, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। कॉकरोचेस आपने देखा होगा रात को कभी भी 1-2 बजे के आसपास या 12 बजे के बाद लाइट अचानक जब ऑन करो आप किचन में या इधर उधर स्टोर में, तो बहुत सारे मूवमेंट नज़र आ जाएगी आपको और कॉकरोचेस आप देख सकते हो। और जो रात को बाहर निकलते हैं एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, उनको नॉक्टर्नल एनिमल्स बोलते हैं। तो दीज आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, NOCTURNAL, नॉक्टर्नल एनिमल्स। और जो डे में एक्टिविटीज़ बाहर करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग है या बाकी और एनिमल्स आप देख रहे हैं, दे आर डायर्नल एनिमल्स बोलेंगे उनको। तो आउल आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, नॉक्टर्नल है क्योंकि ये रात को एक्टिव होता है। टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स, क्या बताता है, शो क्या करता है? हॉटनेस या कोल्डनेस, कितना गर्म एरिया है, जगह है, या कितनी ठंडी एरिया है। टेम्परेचर उसको बताता है।
ये नहीं कि टेम्परेचर गर्म का ही मतलब होता है कि गर्म को ही हम टेम्परेचर बोल रहे हैं ना, हॉटनेस को ही। कोल्डनेस भी एक टेम्परेचर है। तो ठंडापन या गर्मपन किसी एरिया का वो टेम्परेचर। टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, क्योंकि ये डिग्री ऑफ हॉटनेस जो है या डिग्री ऑफ कोल्डनेस भी बोल सकते हैं, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। टेम्परेचर अफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज अफेक्ट होती हैं, है ना, उनकी एग्जिस्टेंस जो है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। थर्मामीटर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं हॉटनेस को या कोल्डनेस को। इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या डिटरमिन करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। कुछ प्लांट्स आप देखते हैं या कुछ एनिमल्स जो हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करते हैं। अब पोलर बियर जो है या पेंगुइन्स जो हैं बर्फ़ वाले इलाके में, पोलर रीजन्स में ही मिलेंगे, आपको हर जगह मिलेगा नहीं। आगे आप देखोगे जैसे एलिफेंट्स हैं या फिर टाइगर्स वगैरह हैं, वो वार्मर रीजन्स में ज़्यादा हैं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन टॉलरेंस रेंज ऑफ टेम्परेचर। टॉलरेंस रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स वो एक मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का जो होगा, जो वो टॉलरेट कर सकता है ऑर्गेनिज्म। मान लो कई प्लांट्स होते हैं 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं होंगे, एग्जिस्ट नहीं करते, 40 के ऊपर नहीं एग्जिस्ट करेंगे, तो इनका 20 और 40 इनकी टॉलरेंस रेंज हो जाएगी। तो टॉलरेंस रेंज जिस टेम्परेचर को वो बर्दाश्त कर सकता है ऑर्गेनिज्म, वो सबका अपना अपना होता है। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन वार्म प्लेसेस, बट सम नीड अ कोल्ड क्लाइमेट। कई ठंडे में ही होते हैं। तो ये आगे एग्जांपल्स में यहाँ आएंगे। ये कि जो बॉक्स में लिखा हुआ है, दिस इज वन इंफॉर्मेशन। काउज कैन टॉलरेट द हॉट वेदर बेटर देन बफेलोज। हॉट वेदर को बफेलोज से ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट कर पाती हैं काउज। उसका रीज़न है यहाँ पर। तो ये पॉइंट याद रखिए, जो कीवर्ड्स हैं जो शेड किए हैं, पॉन्ड्स, ब्लैक एंड स्वेट ग्लैंड। सो यू सी हियर बफेलोज जो हैं, यू कैन सी द बफेलोज कूलिंग देमसेल्व्स इन पॉन्ड्स ड्यूरिंग समर। गर्मियों में पॉन्ड्स में, जैसे इसमें डायग्राम में दिख रहा है आपको, है ना, देखो ये पानी के अंदर बफेलोज क्यों चली जाती हैं? दिस इज बिकॉज बफेलोज आर ब्लैक इन कलर एंड डू नॉट हैव एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड्स। इनकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स हैं, एफिशिएंट नहीं है, वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं, कम भी हैं, ठीक है। तो जब स्वेटिंग बहुत ज़रूरी है, जब गर्मी लगती है, स्वेटिंग होती है, पसीना बाहर निकलता है, फिर एटमॉस्फेरिक एयर उस स्वेट के टच में आती है, तो व्हाट हैपन्स? कूलिंग होती है, एवेपोरेशन होगी, एंड एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो ये पढ़ा है आपने, एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो इसमें स्वेट ग्लैंड ही नहीं है तो बॉडी इनकी गिली नहीं हो पाएगी। तो गिली नहीं होगी तो फिर एवेपोरेशन नहीं होगा, तो एवेपोरेशन नहीं होगा तो कूलिंग नहीं होगी, है ना, गर्मी लगेगी इनको। तो ये पॉन्ड्स में एंटर कर गई हैं, यहाँ दिख रहा है डायग्राम में। एक तो इनमें, और दूसरा इनका क्या है, ब्लैक कलर है, इनका कलर भी डार्क है। तो जो डार्क कलर के एनिमल्स हैं, जैसे इनका ब्लैक रहता है मेनली, तो उनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है। और जो लाइट कलर के एनिमल्स होते हैं वो हीट कम एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। इसलिए गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? हमें भी हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं ना गर्मियों में, ठीक है। अगर गाढ़े रंग के कपड़े, काले रंग के कपड़े पहन के जाओगे आप गर्मी में, और गर्मी लगेगी आपको। सो यहाँ पर जो है बफेलोज जो हैं, दे फील heat more and need to cool themselves by remaining in water, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कैमल्स की बात करें, ये पूरा बॉक्स जो है कैमल के लिए है, 2-3 लाइनें। कैमल की बात करें, दे कैन टॉलरेट इवन द एक्सट्रीम हीट। वो एक्सट्रीम हीट को भी टॉलरेट कर पाते हैं डेजर्ट्स में। उनमें स्वेट ग्लैंड्स पर होती नहीं है, दे हैव नो स्वेट ग्लैंड्स। तो कैसे कर पाते हैं? दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर। यहाँ दूसरी बात कर रहे हैं कि भी
वहाँ डेजर्ट्स में पानी वैसे ही कम होता है, तो पानी का लॉस ना हो, क्योंकि स्वेट ग्लैंड से क्या होगा, स्वेट बाहर निकलेगा तो बॉडी का वाटर बाहर निकल रहा है, तो पानी कम लॉस हो बॉडी से, ठीक है, उसके लिए कैमल में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती हैं। दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। तो कैमल जो है एक तो फूड भी स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी में। हम्प देखा होगा कैमल का आपने, तो हम्प में फैट्स स्टोर हो जाते हैं, तो वो काफ़ी दिन तक बिना फूड के रह सकता है, प्लस विदाउट वाटर भी वो रह सकता है, क्योंकि वो पानी एक बार में काफ़ी पी लेता है और सारी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बॉडी में हर सेल्स में, हर बॉडी के पार्ट्स में वो वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और धीरे धीरे यूज़ होता रहेगा, है ना। तो कैमल्स कैन लिव विदाउट वाटर एंड इवन फूड फॉर मैनी डेज। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, कोल्ड रीजन के एनिमल्स, पोलर बियर इज देयर, पेंगुइन इज देयर, और वार्म रीजन के एनिमल्स देख रहे हैं, टाइगर, एलिफेंट, बियर, टाइगर एंड एलिफेंट, ये मैमल्स हैं। और पेंगुइन्स क्या हैं, ये पेंगुइन्स बर्ड्स होती हैं, इनकी आप बीक देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी बीक नज़र आ रही है यहाँ पर, है ना। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं पेंगुइन्स जो हैं, उड़ नहीं सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर इज द सॉइल। सॉइल जो लास्ट एबायोटिक फैक्टर आपने पढ़ना है, सॉइल is another important abiotic factor of our environment. So most of the plants cannot grow without soil. क्यों नहीं ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स विदाउट सॉइल? क्योंकि सॉइल प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स। क्योंकि सॉइल जो है वाटर को होल्ड करके भी रखती है, और सॉइल में मिनरल्स भी होते हैं दैट आर यूजफुल, दैट आर यूज्ड एज फूड, important raw material by the plants. So they are very important for their growth. It also provides, soil और क्या काम करता है, it provides home to organisms that live in soil. तो ऐसे बहुत सारे organisms हैं, तो आपको पता है अर्थवर्म्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज हैं, फंगस है, वो भी सॉइल में ही होते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, कई बीटल्स हैं, कई इंसेक्ट्स हैं, लार्वाज हैं, कई जो मिट्टी में होते हैं, तो उनके लिए एक हैबिटेट का काम करता है, उनके लिए एक होम है वो, ठीक है, सॉइल। तो सॉइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। और ये एनवायरनमेंट कब बनता है, ये सब बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन से बनेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी द इंटरेक्शन इन द एनवायरनमेंट, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप टिल देन you revise